हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक केसेस पढ़ा था और हमने ऑफर, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सीखी थी और प्रोमिसर या ऑफरर, ऑफरी या ऑफरर कौन होता है इसके बारे में सीखा था। मेरे भाई और बहनों, आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे दोस्तों, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा ये फर्दर बड़े बड़े चैप्टर्स मिलेंगे आपको। हर एक के बेस पर एक चैप्टर है, मतलब हर एक एसेंशियल एलिमेंट में ही मैं बता दूंगा कौन से इस पे आपको एक नया नया चैप्टर मिलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेगा। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में कई बार आता है और आता रहा है, तो कृपया करके इसको ध्यान समझे और ध्यान से उतारे, प्रॉपर नोट्स अपने उतारे। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखते हैं सर। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाएगा? हमने कहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? जिसमें हम स्यू कर सकते हैं, जिसमें हम केस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे साथ, आपने कहा सर आपकी कार मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरी कार परचेज करना चाहता हूँ आपकी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ। आपने एक प्राइस सेट करा, मैंने एक प्राइस देखा और दोनों का म्यूचुअल कंसेंट से कार मैंने आपको बेच दी। अब आपके और मेरे बीच में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब आपके और मेरे बीच में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो हमने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। तो हमने कहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा तो वो सारे एसेंशियल एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्त, सारे एसेंशियल एलिमेंट को। मतलब अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा वो बाद में बताऊंगा क्या होगा, पर अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस कर गया कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बन जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। अब आप उस पर केस नहीं कर सकते, वो इन्फोर्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तब तक इन्फोर्सिबिलिटी है, तब जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तब तक इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट बनने का दो तरीके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ऑफर एक बहुत बड़ा चैप्टर जो हमें पढ़ना है, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर जो हमें पढ़ना है, इन्फोर्सिबिलिटी कोई चैप्टर नहीं है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन जो आपको करना है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें चाहिए ऑफर, हमें चाहिए एक्सेप्टेंस और हमें चाहिए इन्फोर्सिबिलिटी, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहना है तो उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं एग्रीमेंट। मान लो दोस्तों, मैं भी पहला पॉइंट बताऊंगा, अभी पहला पॉइंट नहीं है। मान लेते हैं एग्जांपल सुनते हैं, एग्जांपल से मदद से मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी नोट्स में से, तो एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, ये कह रहे हैं कि मुझे भाई कार खरीदनी है, मुझे कार परचेज करनी है। इन्होंने ऐसा कहा कार परचेज करनी है। अब ये जा रहे थे रोड पर, इन्होंने मिस्टर बी को पकड़ लिया। कहा मिस्टर भाई बी भाई आप मेरे को कार बेचोगे? मिस्टर कहा भाई मैं नहीं बेचना चाहता, मैं अपनी कार क्यों बेचूं। एक बी ने नहीं बेची तो ये सी को पकड़ लेकर गए। मैंने कहा भाई, मिस्टर ए ने कहा कि भाई आप अपनी कार बेचोगे क्या, बेचोगे मेरे को? सी ने कहा भाई मैं नहीं बेचता यार अपनी कार, मैं अपनी कार अपने लिए लाऊंगा, मैं क्यों बेचूंगा। मैं मिस्टर डी को पकड़ लिया और मिस्टर डी को कहा कि भाई आप तो बेच दो यार अपनी कार। ए और बी और सी तो बेच नहीं रहे, तो मिस्टर डी को बोला आप तो बेच दो यार अपनी कार। मिस्टर डी ने भी मना कर दिया। सर मिस्टर डी ने भी मना कर दिया। तो गए यार, ये बड़े परेशान हो गए, कह रहा मुझे कार खरीदने कोई बेचने को राजी नहीं है, मुझे पुरानी कार ही खरीदनी है, नई नहीं खरीदनी। तो मिस्टर ई के पास बड़े परेशान होकर ये मिस्टर ई के पास पहुंचे और मिस्टर ई से कहा कि भाई आप बेच दोगे अपनी कार, मुझे यार बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी है। मिस्टर ई ने कहा चल ठीक है बेच दूंगा। अब ए ने कहा कि भाई मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ। ए ने ऑफर देना चालू करा। चलो बड़ी मुश्किल से आप तो एक पार्टी थी, अब बड़ी मुश्किल से दूसरी पार्टी मिली। अब दो पार्टी जब मिली तो इनके बीच में क्या हुआ? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का खेल। मिस्टर ए ने कहा कि अगर आप अपनी कार बेचोगे, मिस्टर ई ने कहा हाँ मैं बेचने को तैयार हूँ अपनी कार, बताओ कितनी खरीदोगे। इसने कहा भाई मैं आपकी कार 2 लाख की खरीदूंगा। मिस्टर ए ने कहा भाई मैं नहीं खरीदना, बेचना चाहता, 2 लाख की तो मैं बेचूंगा, परसों ही मेरी कार 5 लाख की बिक रही है। मैं तो कह रहा सर 5 लाख तो नहीं है, 2 लाख में बेच दो ना। सर बेच दो ना सर बेच दो ना सर 2 लाख रुपए में। कह रहा भाग जाए से पिटेगा भी है, 5 लाख की कार खरीदना है तो खरीदने, तो निकल ले यहाँ से, मैं तेरा ऑफर को रिजेक्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो बताओ, जब एक पर्सन है
एक पर्सन है तो उसको किसी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए दूसरा पर्सन चाहिए। एक पर्सन को किसी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए दूसरा पर्सन चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक पर्सन कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। किसके साथ करेगा? कम से कम एक पर्सन और होना चाहिए। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है? कम से कम दो पर्सन होनी चाहिए एग्रीमेंट, एटलीस्ट 2 पर्सन से एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, एग्रीमेंट बनेगा तब जब एक बंदा ऑफर करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो मिस्टर ई ने तो मना कर दिया। मिस्टर ई ने कहा भाई मैं नहीं खरीद बेच रहा अपनी कार, 2 लाख में 5 लाख में खरीदना तो बता, 2 लाख में रिजेक्ट कर रहा हूं तेरा ऑफर में। सर एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट तो हमारा पहला एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कहता है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए। एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। उन दोनों के बीच में क्या लिखित में एग्रीमेंट बनेगा दोस्तों? या ओरली क्या एग्रीमेंट बनेगा? जब एक पार्टी ऑफर दे रही है, अब दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए पहले उन 2 पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एक बंदा ऑफर दे, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे, और कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल रहना चाहिए। कोई बीच में कंडीशन नहीं लगाएगा कि ये होगा तभी मैं तेरी कार खरीदूंगा, ये होगा तभी मैं तेरी कार खरीदूंगा। कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कंडीशन कैसे होगी? मैंने कहा देखो ए ने कहा कि भाई क्या तुम अपनी कार मिस्टर ई से कहा क्या तुम अपनी कार बेचोगे? मिस्टर ए ने कहा हाँ बेच दूंगा जब तू मर जाएगा। कंडीशन लगा दी, बेच दूंगा जब तू मर जाएगा। भाई कंडीशन लगा दी। कह रहा पागल है क्या भाई, तू निकल ले, तू पिटेगा मेरे से। मिस्टर ए ने कहा कि भाई ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले तो 2 पार्टी के बीच में बनता है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। और दूसरा, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो बन रहा है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए और आपस में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब फेयर, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, फेयर इन नेचर होना। कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा भाई। अब कहा कि भाई कार बेचूंगा 2 लाख रुपए, कह रहा 5 लाख की कार, 2 लाख में क्यों खरीदना? वो कह रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 5 लाख के मतलब 5 लाख की कार की वैल्यू थी, ये कह रहा है भाई तू 1 लाख में ले ले, पर ले ले 1 लाख में खरीद ले। ऐसा क्यों कह रहा है? मतलब कार में कुछ गड़बड़ है, फेयर नहीं है, एब्सोल्यूट नेचर नहीं है। तो हमने कहा एग्रीमेंट बनता है 2 पार्टी के बीच में। ठीक, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करती है। ऑफर और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। तो मैंने यही कहा एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसके किसी 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी। और वो एग्रीमेंट अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई छुपी बातें नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान देना, मैंने कहा एसेंशियल एलिमेंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं दोस्तों, और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक हेडिंग बनानी है आपको, और पहला पॉइंट लिखना है एग्रीमेंट। पहला पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों? एग्रीमेंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है भाई? एग्रीमेंट लिखना है। तो मैंने कहा देयर मस्ट बी, ये पूरा लिखना, पढ़ते हैं जरा, फिर लिखना सर, पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखना सर। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये एक मस्ट बी एग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, तभी तो एनफोर्सिबिलिटी आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होना चाहिए दोस्तों? एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस। एन एग्रीमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट। एग्रीमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, मैंने कहा ऑफर और एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफर देगी, वन मेकिंग द ऑफर, और एक पार्टी अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब फेयर होगा और अनकंडीशनल होगा। ये लिखा है फेयर। ये क्या लिखा है दोस्तों? फेयर। क्या लिखोगे? चलो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको यहाँ पर उतारेंगे। एक बार मैं रफ कर देता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके उतार लेना भाई। ठीक है जी, ये लो भाई, ये लो सर एग्रीमेंट। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये पॉइंट आप लिखिए जल्दी से। ये लो भाई, तो लिख लिया आपने। चलो भाई सेकंड पॉइंट लिखना सर। सेकंड पॉइंट हमारा है फ्री कंसेंट। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अब ये क्या होता है? फ्री कंसेंट, इसका एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, फुल चैप्टर है दोस्तों इसका, तो इसको तो डिटेल में ही करना है हमें। चलो भाई, अब ये फ्री कंसेंट क्या है? देखो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति, कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखना, जैसे मर्जी। सहमति जो होनी चाहिए किसी एक पार्टी की, वो फ्री होनी चाहिए, मतलब उसकी अपना एक डिसीजन होना चाहिए, उसको दबाव में ना डाले डिसीजन। देखो एग्जाम्पल की समझ लो, उन्होंने कहा देखो ध्यान देना,
राम ने, राम बहुत शरीफ था भाई, शरीफ। राम बहुत शरीफ है। एक है हरी, हरी बहुत हरामी है। अब हरी एक दिन राम के घर गया और राम से कहा, भाई तेरा घर तो बहुत अच्छा है। राम की प्रॉपर्टी को देखने लगा, और ये हरामी था। राम की प्रॉपर्टी को देखने लगा और राम से कहने लगा कि भैया, राम भाई कहने लगा, भाई राम तेरा घर तो बहुत अच्छा है यार, कितने का है? तो राम कह रहा, भाई ये घर बताया, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, और इस घर की जो वैल्यू, मेरे हाउस की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए है या हाउस की वैल्यू। भाई बड़ी मेहनत से बनाया है। हरी कह रहा, अच्छा चलो भाई मैं कल आता हूँ। हरी कल चले गया, और कल फिर दोबारा नेक्स्ट दिन दोबारा गया। ये एग्जाम्पल आपको देना है। फर्स्ट डे और सेकंड डे दोबारा गया, कह रहा, और भाई राम क्या हाल है? राम कहने लगा, अरे भैया बढ़िया यार, आओ आओ बैठो, चाय पानी कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कह रहा, हाँ वो तो पी लेंगे, अपना ही घर है। हाँ हाँ तुम्हारा ही है। मैंने, हाँ वही तो कह रहा हूँ, अपना ही है। मैंने कहा यही तुम्हारा ही घर है यार, बैठो आओ। नहीं सर अपना ही है, तुम निकलो। अरे निकलो क्यों, कहाँ? हरी कहने लगा, भाई निकल लो घर जल्दी से, तेजी में। कह रहा, वैसे कैसे निकाल, बाहर चले जा मेरे यहाँ से, घर से। राम कहने लगा, मेरे घर से बाहर चले जा। कह रहा, बाहर चले जा। कह रहा, गोली मार दूंगा। हाँ फालतू बोलेगा तो शूट कर दूंगा अभी। चुपचाप निकल ले घर से बाहर। कह रहा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, बड़ी मेहनत का घर है। कह रहा, ले पकड़ 5 लाख रुपए, और अभी सारे पैसे, ये 5 लाख रुपए ले, पकड़, घर मेरे नाम करा और निकल ले जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ना 5 तक गिनती गाऊंगा, उल्ट आती भी नहीं है, एक के बाद सीधा 3 ही बोल दूंगा, सीधा गोली ठोक दूंगा, सर के आर पार कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, चले जा यहाँ से। कह रहा, नहीं भाई नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। भाई कह रहा नहीं मानेगा, मारो भी गोली। तो राम ने क्या करा, डर के मारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर टू राम। राम को अपने हिसाब से डायग्राम बना लेना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी राम को। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है राम और श्याम के बीच में, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है? बताओ सही बात है या नहीं है? सही बात है, सही कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में राम सहमत था अपनी प्रॉपर्टी बेचने में? राम का जो कंसेंट था, राम की जो सहमति थी, वो सही थी, फ्री थी, फ्री माइंड से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा था, या दबाव में प्रॉपर्टी बेच रहा था? सर दबाव में प्रॉपर्टी बेच रहा था। और जब दबाव की बात आती है तो हम बोलते हैं कोरिशियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरिशियन। कोरिशियन एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, कोरिशियन एक लैटिन वर्ड है, तो हम इसको नाम देते हैं कोरिशियन। जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को दबाव करे, थ्रेटिंग करे, धमकी दे, जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को दबाव करे, थ्रेट करे, धमकी दे, और धमकी देकर कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माने जाते। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि राम के पास फ्री कंसेंट था या नहीं था दोस्तों? फ्री कंसेंट था या नहीं था? सर फ्री कंसेंट नहीं था। वो अपनी सहमति से प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा था, उस पर दबाव डाला गया, उस पर कोरिशियन करा गया। कोरिशियन मतलब थ्रेटिंग टू कमिट, धमकी देना, धमकी दी गई उसको, तब जाकर उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा। और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा उस पे जो एग्रीमेंट बना और इन्फोर्सिबिलिटी आई, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों जब भी कभी फ्री कंसेंट, जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट ना हो, जब राम अपनी सहमति से बेचेगा हरि को अपनी प्रॉपर्टी, तभी हम कहेंगे फ्री कंसेंट है। अगर कोरिशियन आया, कोरिशियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोरिशियन का मतलब होता है कि अब दबाव डालना, धमकी देना कि मैं तुम्हें सूट कर दूंगा अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी, तो कोरिशियन आ गया। तो दोस्तों हमने कहा क्या है, ये क्या है? तो फ्री कंसेंट नहीं है। तो अगर कोरिशियन आ जाए तो फ्री, कोरिशियन मतलब क्या होता है? धमकी देना। प्री कंसेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कोरिशियन मतलब क्या होता है सर? धमकी देना होता है कोरिशियन मतलब। कोरिशियन मतलब क्या होता है? धमकी देना होता है। अभी क्या है डिटेल में बताऊंगा। ये बस समझ में आया एग्जाम्पल? क्या मैं कहूं राम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया है वो वैलिड है या इनवैलिड है? सर वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि राम का कंसेंट फ्री नहीं था, राम की सहमति पूरी अपनी सहमति नहीं थी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, लो भाई लो, ध्यान देना मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को जरूर उतारना है, अभी नहीं उतारना, जब मैं कहूं तब उतारना, ठीक है? एग्जाम्पल को ध्यान से उतारना, सुनना जरा ध्यान से। भाई देखो एक टीचर है,
टीचर है सर, टीचर। मान लेते हैं ये टीचर है, मान लेते हैं साइंस टीचर है, साइंस का टीचर है। अब साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े पढ़ाकू होते हैं भाई, ऐसा कहा जाता है। कॉमर्स वाले हम लोग नहीं है पढ़ाकू यार, हम कहाँ यार ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं हम पढ़ाकू नहीं है। साइंस के टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बहुत ही मासूम बच्चा था, मिस्टर एम था, M4, बहुत ही मासूम बच्चा था। एक दिन साइंस के टीचर ने कहा, देख भाई इधर आ। मैंने कहा हाँ सर बताइए, क्या करा जाए, क्या हेल्प करूं मैं आपकी। मैंने कहा देख बेटा सुन, मैं कौन, सर आप मेरे टीचर हो, क्या पढ़ाता हूँ मैं। कह रहा भाई इसमें साइंस पढ़ा। मिस्टर एम कह रहा बता, स्टूडेंट कह रहा कि भैया आप साइंस पढ़ाते हो। सर साइंस कितने नंबर की है। उसने कहा भाई 100 मार्क्स की है। मैंने कहा तेरे को मैं 0 नंबर दूंगा। टीचर कहने लगा कि मिस्टर ए को मैं तेरे को मार्क्स क्या दूंगा, 0 दूंगा भाई, 0 मार्क्स क्या दूंगा सर, 0 दूंगा। सर ऐसे क्यों दोगे 0 सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने कहा भाई तू करे, तू 100 नंबर कर गया, मैं तेरे को मार्क्स 0 दूंगा, तू जो करता हो कर ले। सर मेरी गलती क्या है ये तो बता दे। एक काम करना पड़ेगा तुझे, एक काम करना पड़ेगा। सर क्या करूं, ये बहुत रिच था, रिच। कह रहा भाई मेरे को एप्पल का फोन चाहिए, लाकर दे दे। अगर तू मुझे एप्पल का फोन लाकर दे देगा ना तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मैं तेरे को पूरे 100 में से 100 दे दूंगा। अगर एप्पल का फोन नहीं लाया ना, जो नया चल रहा है अभी नहीं लेकर आया ना, तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, तेरे साइंस में नंबर 0 दे दूंगा। भाई रिच था, अब क्या करा, जैसे तैसे इसने एप्पल का फोन लाया और एप्पल का फोन देकर इसको क्या कर दिया, साइंस में अच्छे नंबर ले लिए। अब देखो दोस्तों फायदा क्या हुआ। अब क्या मिस्टर एम जो मेरा स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट था मेरा नहीं, जो स्टूडेंट था इस टीचर का, वो क्या अपनी सहमति से एप्पल का फोन दे रहा था या डर के मारे दे रहा था। सर डर के मारे दे रहा था। भाई ऐसा डर जब किसी एक पार्टी और जब दूसरी पार्टी के बीच में कोई रिलेशन होता है, कोई रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है जब दबाव डाला जाता है, तब दबाव डाला जाता है, तब उसको नाम देते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं उसको, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसको भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, पर अभी नहीं दोस्तों, अभी बस एक छोटी छोटी एग्जांपल देकर मैं चीजों को समझा रहा हूँ, छोटा छोटा एग्जांपल देकर चीजों, और सारे एग्जांपल उतारने हैं। अब जो एप्पल का फोन देकर जो कॉन्ट्रैक्ट बना इनके कि भाई मैं तुम्हें एप्पल का फोन दूंगा, मजबूरी के कारण देना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसके नंबर 0 कर देगा तो ये बदले में इसको 100 नंबर देगा। तो एप्पल के फोन के बदले में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड बोल देंगे, वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सर इसके अंदर भी दबाव डाला गया। सर इसमें दबाव डाला, उसमें भी दबाव डाला, दोनों का अलग अलग नेचर क्यों, उस दोनों पार्टी आपस में स्ट्रेंजर थी, जानती नहीं थी एक दूसरे को। जब एक दूसरे को नहीं जानते, जब किसी पर्सन को नहीं जानते, वो पर्सन हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है। स्ट्रेंजर किसे कहते हैं, जब हम किसी पर्सन को नहीं जानते। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती और जब कोई दूसरी पार्टी उसको धमकी देता है, उसको पोजीशन कहते हैं। और जब रिलेशन होता है, कोई ना कोई पेशेंट हो गया, डॉक्टर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन कहीं ना कहीं आता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई साहब गलत सुई लगा दूंगा, पीछे कर ले काम, ठीक है। तो सर ऐसे कोई जब रिलेशन होता है, तब जब दबाव डाला जाता है, तब उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मैंने कहा अभी भी मिस्टर एम का जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था। अगर जब तक कंसेंट फ्री नहीं रहेगा ना, तब तक आप क्या कह लेंगे, तब तक हम कहेंगे भाई वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ऐसी दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपने किसी को, देखो मैं एग्जांपल ही देता हूं, जब तक मजा नहीं आएगा, सारे एग्जाम्पल उतारने हैं आपको। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, एक दोस्तों फ्रॉड होता है। पहले मिस रिप्रेजेंटेशन देखो। अब मैंने गया कि भाई एक मिस्टर ए थे, वो ना आपको इसको फोन लेना था, और इसको फोन लेना था, ये शॉप पे गए, एक शॉप पे कहा कि भैया मुझे एप्पल का फोन चाहिए, क्या मुझे एप्पल का फोन मिल जाएगा, मेरे पे 50,000 रुपए है, क्या मुझे एप्पल का फोन चाहिए, क्या मिल जाएगा दोस्तों, मेरे को मिल जाएगा भैया। कह रहा हाँ मिल जाएगा, आपको नया टेक्नोलॉजी का फोन मिलेगा, आईफोन जो भी चल रहा है अभी, आईफोन जो भी चल रहा है नया मिल जाएगा। तो आईफोन जो भी मिल जाएगा नया मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भैया दे देना मुझे, मैं आपको 50,000 रुपए पेमेंट करता हूँ, आप मुझे एप्पल का फोन दे दो। तो इनके बीच में क्या बन गया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब तो मिस्टर ए खुद आएगा, अब तो कोई दबाव नहीं डाला गया। पर पता है क्या हुआ, जब मिस्टर ए या एप्पल का फोन लेकर अपने घर गए,
घर पहुंचे, अपने घर पहुंचे और एप्पल का फोन चलाया, तो वो एप्पल का फोन क्या निकला, वो एप्पल का फोन चाइना का निकल गया दोस्तों, चाइनीज फोन निकल गया सर, चाइनीज फोन, बेकार क्वालिटी का कॉपी फोन निकल गया सर, एप्पल के बहुत कॉपी होते हैं, कॉपी फोन चले गया सर, क्लोन, कॉपी को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, गलत क्वालिटी का फोन चले गया। मिस्टर ए कह रहा है कि भाई ये तो गलत हो गया, ये क्लोन, तो सर क्लोन की जो वैल्यू होती है, नई फोन की क्लोन की वैल्यू होती है, कॉपी फोन की, वो 10,000 से ज्यादा होती नहीं है, 10,000 में आपको कॉपी फोन मिल जाते हैं एप्पल के, पर वो चलते नहीं है ना सर, एप्पल ब्रांड है सर, तो एप्पल का आईफोन एप्पल का है 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में देंगे सर, आपको 50,000 रुपए दिए मिस्टर ए ने, उससे आईफोन लिया, आईफोन क्या निकला, आईफोन क्या निकल गया दोस्तों, आईफोन क्या निकला आपके पास, आईफोन क्या निकला सर, चाइनीज निकला। अब बात आती है कि इस शॉप वाले ने इंटेंशनली करा या अनइंटेंशन करा, इसका इंटेंशन था गलत फोन देने का या अनइंटेंशनली करा, पहले तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इंटेंशनली इसने धोखा दिया या अनइंटेंशनली, अगर इसने इंटेंशनली धोखा दिया तो हमने कहा ये क्या है दोस्तों, फ्रॉड है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। अगर इसने अनइंटेंशनली, गलती से इसका दूसरा फोन चले गया, अनइंटेंशनली एक गलती हो गई, वो होता है मिस्टेक, क्या होता है, मिस्टेक। अब इसने गलती से दे दिया, इसने क्या करा, गलती से दे दिया, हमने कहा उसको क्या बोलेंगे, मिस्टेक कहेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, मिस्टेक बोलेंगे। और अगर अनइंटेंशनली दिया, इसका इंटेंशन नहीं था गलत फोन देने का, इसका इंटेंशन नहीं था मेरे दोस्तों गलत फोन देने का, वो दूसरा फोन पकड़ा दिया उसने, गलती भी हो गई, मिस्टेक भी हो गई, और इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, पर हो गया, इसलिए हमने कहा इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक तीनों बता दिया मैंने, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने ऐसा क्या बताया, पढ़ जरा फ्री कर, बहुत डिटेल में करा रहा हूं, मैं चाहता तो पढ़ाकर छुट्टी कर देता, पर नहीं सर, टाइम लगाएंगे, 2 टाइम लग जाए, पर ढंग से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान सुनना सर आप बात लो भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, अभी नहीं उतारना, जब मैं बोलूं तब उतारना, कंसेंट कब फ्री होगा, व्हेन इट इज नॉट बी कॉज्ड बाय कोरिशन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इन 4-5 चीजों की वजह से, पांचों की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोरिशन की वजह, धमकी की वजह से, इधर भी धमकी दबाव डाला गया पर रिलेशन में, इधर विदाउट रिलेशन दबाव डाला गया, फ्रॉड करा, मिसरिप्रेजेंटेशन करा, गलती से हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे हर बार गलती से नहीं, गलती एक डिटेल में है, मिस्टेक के अंदर भी डिटेल में है, बहुत बड़ा है, पूरी 2-3 क्लास लगेगी इसके अंदर मिस्टेक के अंदर, पर समझ में जरूर आएगा। अभी के लिए समझो कि अगर इन 5 चीजों की वजह से, अगर इन 5 चीजों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो मैंने 5 चीजें बता दी, देखो कॉन्टैक्ट हुआ, गलती से दूसरा फोन पकड़ा दिया, अब अगर इंटेंशनली फ्रॉड करता तो हमने कहा ये तो फ्री कंसेंट था ही नहीं, उसकी सहमति थी नहीं, क्लोन लेना उसकी सहमति नहीं थी, कॉपी फोन लेना उसकी सहमति नहीं थी, उसने क्या करा, अनइंटेंशनली, उसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करना, पर हो गया और उसकी सहमति नहीं थी भाई फोन लेना। हाँ हालांकि बदल जाएगा वो अलग है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो इनवैलिड हो जाएगा दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर कंसेंट को फ्री कहूंगा, हमारी सहमति कब, हमारी हिसाब से होगी, हमारी सहमति कब फ्री होगी, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसके कॉस्ट से ना बना हो, कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मिस्टर ए थ्रेट टू बी, threat to suit Mr. B if he does not sell his property of rupees 5 lakh, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख की। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कोरिशन, क्या बोलते हैं इसको, कोरिशन। और मैंने बाकी एग्जाम्पल भी लिया है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल उतारना है, एक एग्जाम्पल आपको उतारना है, बैक करके उतार लेना आराम से, एक एग्जाम्पल उतारना है सर, और एग्जाम्पल, तभी तो मजा आएगा। अगर आपके पास 5 चीजों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो फ्री कंसेंट नहीं है, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है, और फ्री कंसेंट होने के लिए ये 5 चीजों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम लैटिन वर्ड में फ्री कंसेंट को बोलते हैं कॉन्सेशनस एड आइडम, कॉन्सेशनस एड आइडम लैटिन वर्ड है इसका। अगर कहीं पर फ्री कंसेंट लिखा है तो ये इंग्लिश वर्ड है, और इसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं कॉन्सेशनस एड आइडम, कॉन्सेशनस एड आइडम। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीनिंग इसका होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है कि सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। इंग्लिश मीनिंग हो गया कंसेशनस एड आइटम का, सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। सेम थिंग होनी चाहिए, एक चीज के ऊपर बात कर रहे हो,
दोनों का सेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए और दोनों सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मैंने कहा सर आपके पास एक पर्सन है ए, और ए ने कहा बी से कि भाई बी मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ 2 लाख रुपए की, क्या आप अपनी कार 2 लाख की बेचोगे? इसने कहा हाँ मैं बेच दूंगा 2 लाख रुपए की। अब ए का कंसेंट भी फ्री कंसेंट था, इसने कोई दबाव नहीं पड़ा, पूरा फ्री कंसेंट है। और इन दोनों की सेंस क्या थी? सेम थी, 2 लाख रुपए का कार बिकेंगे। और जो एट अ टाइम सेम टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेम टाइम पे, एक्सचेंज करा, पैसे दिए और खत्म कहानी। तो हमने कहा फ्री कंसेंट है ये, तब वैलिड माना जाएगा। तो अगर दोस्तों अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी कहूंगा जब उन दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो, उन दो पार्टियों के बीच में कंसेंट होना जरूरी है, उन दो पार्टियों के बीच में कंसेंट होना जरूरी है। और फ्री कंसेंट होने के लिए क्या बोलते हैं? कॉन्सेशनस एड आइडम। ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका इंग्लिश मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेट एट द सेम टाइम। ये मैं डिटेल में आपको कराऊंगा, पूरा एक चैप्टर है इसको, इस पॉइंट से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है। तो उतार लोगे दोस्तों, उतार लोगे तो अब अगला पॉइंट पे आ जाए। और अगला पॉइंट है पार्टी आर कॉम्पिटेंट कैपेसिटी टू अ पार्टी। पार्टी आर कॉम्पिटेंट लिखना, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, फिर स्लैश और कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी दो अलग अलग है। कैपेसिटी मैं लिख रहा हूं पार्टीज आर कॉम्पिटेंट स्लैश, या पार्टीज आर कॉम्पिटेंट बोल लो या कैपेसिटी ऑफ द पार्टी बोल लो। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। अभी मेरे एग्जांपल सुने, ये एग्जांपल खत्म हो गया यहाँ पर। अब मेरा कौन सा एग्जांपल चल रहा है? तीसरा पॉइंट का एग्जांपल। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, एग्जांपल लिखा लो। क्या समझ में आता है ना? ऐसा आ रहा है ना? आप देखो टाइम बच रहा है, मैं एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ जिससे मेरा और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, और मेरा लिखने का टाइम से कम टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे आपको फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल सुनते हैं, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था। अब छोटे से बच्चे का नाम था मास्टर A1। छोटे से बच्चे का नाम था मास्टर A1, और इसकी मम्मी थी मिसिस ए। मिसिस ए इसकी मम्मी थी, मास्टर A1 इनका बच्चा था। ठीक है, अब क्या हुआ, मिसिस ए ने इस बच्चे को नई नई साइकिल दिलाई, नई नई साइकिल दी, न्यू साइकिल परचेज करी। 5,000 रुपए की साइकिल थी, इसकी न्यू साइकिल इसको दी। बच्चा बहुत हरामी था, बच्चा बहुत हरामी था, दिमाग बड़ा तगड़ा चलता था इसमें। अब एक दिन बच्चे का बर्थडे आया, एक दिन बच्चे का बर्थडे आया तो दोस्तों को पार्टी देनी थी। अब पार्टी देने के लिए भैया पैसे नहीं। अब मम्मी से मांगे तो मम्मी ने पकड़ा दिए 50 रुपए, कहता है मोमोज खिला दियो। अब मोमोज से थोड़ा पेट भरता है, तो भैया बच्चे को देनी पार्टी। अब बच्चा जा रहा था, और इसने क्या करा दोस्तों, इसने मेरे से लॉ पड़ी हुई थी, अब ये दीपक क्लासेस के पास आया, लॉ पड़ी हुई थी इसने। अब इसने क्या करा, एक अंकल को पकड़ा, अंकल जी से कहा, अंकल जी आपको पता है मेरी नई साइकिल आई है? हाँ, उसने कहा अंकल जी पता है। अंकल जी को जानता नहीं था। अंकल मैं ना चाहता हूँ आप ये साइकिल मेरे से खरीद लो, मेरी मम्मी कह रही है साइकिल को बेच आज, जिसको देना, क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत होगी हमारे घर के अंदर। तो अंकल ने कहा बता कितने रुपए की देगा? अंकल देखो मैं आज ही खरीद के लाऊं, कल ही खरीद के लाऊं साइकिल को, पर मम्मी को अर्जेंटली पैसे, मम्मी की तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में मरने वाली है, मिसिस ए मरने वाली है दोस्तों। ऐसे इतना हरामी है ये, कह रहा है कि भैया अब आप 5,000 की साइकिल दे दो मुझे, भैया अंकल जी दे दो, ये 2,000 रुपए मेरे को दे दो, इस 5,000 की साइकिल के बदले 2,000 रुपए दे दो और मैं आप साइकिल रख लो। अंकल ने सोचा, अंकल का एक बेटा था, अंकल का एक छोटा सा लड़का था, कह रहा यार मेरे लड़के के काम आ जाएगा। छोटा लड़का था, ये लड़की थी, कह रहा मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, कह रहा ले लेता हूं। अंकल ने इसको 2,000 रुपए दिए और साइकिल पकड़ा दी इसको। अब मास्टर A1 जो छोटा बच्चा था, ये हरामी, अब इसने क्या करा, ये गया तुरंत 2,000 रुपए लेकर पिज्जा पैलेस, 2,000 लेकर पिज्जा पैलेस गया और वहां भरकर पार्टी करी और पार्टी करके खत्म कर दिए पैसे। अब क्या हुआ, अब जैसे पैसे खत्म करे, कहा कि ये वापस गया मास्टर A1 गया किसके पास, मास्टर A1 गया अंकल जी के पास। अंकल जी मेरी साइकिल दो, मेरे को नहीं जानता, मेरे को मेरी साइकिल चाहिए। अंकल ने कहा साइकिल चाहिए, पागल हो गया क्या तू?
अभी तो देखो 2000 अंकल कहाँ दिए, वो तो खत्म हो गए, मेरे को नहीं, मेरे को साइकिल दो मेरी, मेरे को नहीं कह रहा, चले जा रही पिटेगा। अंकल ने एक चाटा मार दिया इसके, ये जगह भागता हुआ कि मम्मी मम्मी मम्मी, अंकल ने मेरी साइकिल छीन ली, दे भी नहीं रहे मेरी साइकिल, पता नहीं क्यों छीन ली, मुझे मारा भी। अंकल जी लेकर आ गई, आंटी लेकर आ गई पुलिस वालों को। अब पुलिस वालों को लेकर आ गई भाई। अब क्या हुआ, अंकल जी के पास गए, अंकल जी के पास गए, तो अंकल जी के पास जब गए तो क्या हुआ, ध्यान सुनना, अंकल जी के पास गए तो क्या हुआ, अंकल जी से बोला कि भाई पुलिस वाले को लेगा। अंकल जी, पुलिस वाले ने कहा भाई साइकिल क्यों नहीं देता। इसने कहा सर मैंने 2000 रुपए दिए इसको, बच्चे को। कह रहा तुम 2000 रुपए दिए। मैंने कहा अंकल, इसने कहा अंकल मेरे को नहीं दिए, अंकल झूठ बोल रहे हैं अंकल जी, मेरे को नहीं दिए 2000 रुपए कोई। कह रहा दे साइकिल दे। बेचारे को साइकिल देनी पड़ गई। अब क्या कहता है, अब ये अंकल इस छोटे बच्चे पर केस नहीं कर सकते, ये अंकल केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पढ़ते हैं। पार्टी आर कॉम्पिटेंट, क्या रहा, ध्यान देना, द पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटेंट, वो एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अ पर्सन is considered a competent if he is a minor cross the 18 year age। अगर वो मेजर है, सॉरी माइनर कह रहा हूं, अगर वो मेजर है तभी वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इस केस के अंदर ये छोटा बच्चा माइनर था, इसलिए इसने दिमाग लगाया, हाँ सर ने तो बताया था, अब किसी माइनर पे बच्चे पे केस नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। क्यों, और उसने जो चालाकी दिखाई, अंकल जी बड़े परेशान हो गए भैया। अंकल जी ने तो कहा अरे यार, इसने तो भाई मेरे तो 2000 रुपए लुट गए। आराम से इसने पार्टी करी, मजा ही आ गया। तो क्या समझ में आया एक बात, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर से कर लिया जिसने अभी 18 साल की उम्र को क्रॉस नहीं करा, तो हमने कहा सर इस केस के अंदर आप माइनर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनर पे केस नहीं कर सकते अगर माइनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करी। माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। हाँ, अब मैं माइनर वाली कंडीशन जब आपको बताऊंगा ना डिटेल में, वहां पर बताऊंगा कि इस केस में माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर अभी मैंने कहा माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं है, एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इतना कैपेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भाई मासूम है, कुछ भी क्या पता उसको, क्या पता दोस्तों, इसलिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी ने करा ना कॉन्ट्रैक्ट, 2000 रुपए दिए और साइकिल दे दी, 2000 रुपए ले उसने माइनर ने और उसको साइकिल पकड़ा दी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड मान लिया जाएगा, क्योंकि माइनर इज नॉट अ कैपेबल। माइनर नहीं होता कैपेबल, कौन होता है, मेजर कैपेबल होता है। कौन होता है दोस्तों, मेजर। अगले 2 पॉइंट और है मैं आपको सिखाऊंगा, बट आज की क्लास के अंदर मुझे इतना ही खत्म करना है, मुझे अर्जेंट काम है दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसी पॉइंट चालू करूंगा, अभी आप बस यहां से यहां तक ही लिख ले, और बाकी मैं दिखा भी नहीं रहा जानबूझकर, चलो दिखा देता हूं, आप लिख लेना, अब लिख लो, और मैं लिख लेने के बाद आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, ये लिखना, ठीक है, इतना लिख लिया, पॉज कर लिया यहाँ पर, और सर यहाँ पर लिखो, ये मैंने कहा ये लो एग्जाम्पल ये रहा, इसको पढ़ लेना, अगर समझ आएगा, बट इतना लिख लो, बाकी मैं आपको अभी और समझाऊंगा, मुझे ये समझाना है, मुझे ये समझाना है, इतना लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है दोस्तों, ओके रिपोर्ट है। तो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन लिखने के बाद में पूरा ये एग्जाम्पल लिखना, ये एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, और फर्दर ये एग्जाम्पल तो जरूर बनाना, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं लंबी क्लास लेकर इस एसेंशियल एलिमेंट को खत्म कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।